आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 10 फरवरी 2025 पे फिज़िक्स टेस्ट हुई थी, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है जो पेपर, वो है पेपर टाइप ए। तो उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर टाइप जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है ब्लर। तो उसी को हमने एक एक क्वेश्चन को टाइप करके यहाँ पे स्क्रीन पे ले आए। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ अ मास to 10 power 4 kg force 10 power 5 Newton is applied for 20 second. Calculate the velocity attained by the rocket at 20 second। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। मास और फोर्स मिला हुआ है, टाइम भी मिला हुआ है। जो डेटा मिली हुई है हमारे पास, मास मिला हुआ है, फोर्स मिली हुई है, टाइम मिला हुआ है, मालूम करना है वेलोसिटी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ है फिजिकल टू एम ए बराबर होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, तो कुछ फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। v इजिकल टू एफ इंटू टी अपान एम हो जाएगा। तो फोर्स मिली हुई है मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय मास। 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर 3 को 50 से मल्टीप्लाई, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50। 10 पावर 4 जो है या ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जो यहाँ पे 5 में से 4 गया, बाकी बचा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी हो जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास कौन सा है, वो है डी। फर्स्ट का जो है डी इज़ करेक्ट। Number 2 है, calculate the moment of inertia of earth about its diameter taken to be the sphere 10 power 25 kg and diameter is 800 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायमीटर मिला हुआ है और स्पेयर का मास मिला हुआ है अर्थ का। तो यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंसिक्वेंस नंबर 2 में हमें डायमीटर मिला हुआ है। डायमीटर होता है, ठीक है, तो डायमीटर का डबल, तो रेडियस होता है इसका हाफ। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास रेडियस इतना हो जाएगा। उसके बाद मास मिला हुआ है 10 पावर 25 kg। मालूम क्या करना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है 2/5 mr²। इसी फार्मूले के अंदर पुट करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करेंगे। 2/5 सेम का सेम, मास हमारे पास मिला हुआ है 10 पावर 25 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1638 10 पावर 38। तो यहाँ पे 10 पावर 38 यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में 3 इसमें शिफ्ट हो जाए 1.6 10 पावर 38 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारे पास सी करेक्ट है। तो दूसरे इंस्टीट्यूट का सी इज़ करेक्ट। The latent heat of vaporization of water is 240 joules. Work done in the process of evaporation 1 gram is 168 joule. Then the increase in internal energy। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें इंटरनल एनर्जी मालूम करने का डेटा लिखे। तो हमारे पास हीट हमारे पास मिली हुई है, वर्क डन इतना हो रहा है फॉर 1 ग्राम। तो मालूम क्या करना है, इंटरनल एनर्जी, जिसको डेल्टा यू से मेंशन करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो क्यू हमारे पास मिला हुआ है और डब्ल्यू मिला हुआ है। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 272 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर है सी इज़ करेक्ट। सी का 3 का सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजस्टिंग एटॉमिक प्लेन ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट is 0.2 nanometer. The smallest Bragg scattering for the 0.03 nanometer एक्स-रे। तो यहाँ पे हमें एंगल मालूम करना है। ठीक है, तो एंगल की क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिखे हैं। तो वेवलेंथ कितनी मिली हुई है 0.03 नैनोमीटर, जिसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 10 पावर 9 -9। डिस्टेंस मिला हुआ है वो 0.2 नैनोमीटर और हमें मालूम क्या करना है, एंगल। इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे ब्राग इक्वेशन, जो कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से इसी वैल्यू को पुट की हमने क्या क्या कि n की वैल्यू 1 और वेवलेंथ की वैल्यू लिखी और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय हमने डिस्टेंस किया। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.075। तो साइन इनवर्स से 0.07 बराबर होता है, जो कि कितना हो जाता है 4.3। यानी हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो आंसर आ रहा है 4 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिग्री आंसर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4। तो यहाँ पे 4 नहीं है, लेकिन इसको अगर राउंड ऑफ करें तो हमारे पास हो जाएगा 3 और इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास हो जाएगा 6। तो या तो ये 4 से ज़्यादा है और ये 4 के करीब है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज़ अ वेक्टर। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज कर्ल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 6 है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इफ अ लाइट वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रॉन generated photoelectron of a velocity 6 10 power 5 meter per second from it।
तो यहाँ पे हमें वर्क फंक्शन मालूम करना है। डेटा लिखे तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी मिली हुई है 4000 एंगस्ट्रॉन और वेलोसिटी मिली हुई है 6×10⁵ मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या करना है हमें, मालूम करना है हमें वर्क फंक्शन, जो फार्मूला होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जनरेशन कर लेना, जो एच की वैल्यू हम ले रहे हैं जो होती है इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर होती है 10⁻⁻15, ठीक है। अगर हम जॉल के अंदर लेते हैं तो -34 होता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोवोल्ट में इसलिए ले रहे हैं ताकि उसको दोबारा कैलकुलेट न करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी बराबर दे hc/λ और काइनेटिक एनर्जी बराबर दे 1/2mv²। तो सबसे पहले हमें वर्क फंक्शन मालूम करने से पहले काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मालूम करनी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी फोटॉन के लिए कितनी होती है उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू की मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ रखेंगे। तो वेवलेंथ हमारे पास है 4000 एंगस्ट्रॉन। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4×10⁻⁷ मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रखा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 7 माइनस का ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, और +15 और -15 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो टोटल एनर्जी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हमें कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फार्मूला है 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9×10⁻⁹ -31 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमें डेटा के अंदर मिली हुई है। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो एनर्जी कितनी मिल जाती है वो 162 10⁻⁻21 जॉल हो जाता है, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह से करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। तो क्या करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो 19 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 0.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हमारे पास क्या आ गया कि टोटल एनर्जी भी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। इसी फार्मूले के अंदर पुट करके हम वर्क फंक्शन मालूम करेंगे। तो वर्क फंक्शन के लिए क्या करेंगे, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है 3 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट है वो कौन सा ऑप्शन है, ये है बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसका बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो 6 का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F is equal to 7 - 2x plus 3x² न्यूटन ऑफ एक्टिंग स्मॉल बॉडी मास 2 kg डिस्प्लेस इफेक्ट फ्रॉम द पोजीशन, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पोजीशन मिली हुई है, हमें मालूम क्या करना है वर्क डन मालूम करना है, ठीक है। तो इवन कि डेटा लिखे तो हमारे पास फोर्स मिली हुई है और हमारे पास पोजीशन मिली हुई है। इनिशियल पोजीशन है 0 और फाइनल पोजीशन है 5 मीटर। हम क्या करेंगे वर्क डन, तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या करेंगे लोअर लिमिट और फाइनल लिमिट fx करेंगे। लोअर लिमिट है 0, फाइनल लिमिट है 5। तो इंटीग्रेशन करेंगे 7 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x² माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 3 पे 1 प्लस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 3। तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे लिमिट्स। तो लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। फाइनल हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फाइनल लिमिट इस्तेमाल करेंगे। x की जगह पे इसको इस्तेमाल करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय -5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। तो इनका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 135 जॉल। 7 का जो है ए इज करेक्ट। बताएंगे तो 8 यूरेनियम 238 फार्म थोरियम 234 after the radioactivity decay and has a half life is 4.5 10⁹ years. How many years will it take to decay 75% of the amount, ठीक है। तो 75% अमाउंट हमें डिके कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर डेटा लिखे तो हमारे पास हाफ लाइफ मिली हुई है और नंबर ऑफ डिके कितना हो जाता है 75% डिके हो जाता है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 100 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 25%। 25% का मतलब होता है कि इनिशियल का 1/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी मालूम करेंगे। तो जो एन नंबर है इनिशियल के कितना हो जाएगा 1/4 इनिशियल के इजिकल टू n0 1/2। हाफ लाइफ का फार्मूला होता है T/T हाफ लाइफ हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर कितना है 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस सेम हो जाएगा। बेस सेम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो पावर इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा 2 = T/हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है टोटल टाइम मालूम करना है। तो ये हाफ लाइफ डिवाइड करें, यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो हाफ लाइफ हमारे पास डेटा के अंदर मिली हुई है, उसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9 10⁹ ईयर्स लगेगा, ठीक है।
तो जो 8 का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डी इज़ 8 का डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नंबर 9 है द क्वांटम नंबर आर सॉल्यूशन ऑफ क्वांटम नंबर जो सॉल्यूशन है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का है, इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 10 है टार्क ऑफ 2 10⁻⁴ न्यूटन मीटर is applied to produce angular acceleration is 4 radian per second square is rotating body, what is the moment of inertia of a body। तो यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम करनी है। तो डेटा लिखिए, टार्क मिला हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन मिली हुई है, हमें मालूम क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करनी है, तो मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 2 टाइम, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है हमारे पास 10 का 0.5 10⁻⁴ जो हमारे पास हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है हमारे पास सी, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है, करेक्ट। तो 10th का सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 है ब्रॉग इक्वेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो ब्रॉग इक्वेशन जो कॉन्सिक्वेंस कौन सी है वो है लियो इक्वेशन, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 12 है द वैल्यू ऑफ अ मोलर स्पेसिफिक हीट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जो मोलर स्पेसिफिक हीट जो बराबर होती है उसका होता है आर, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 13 a man whose weight is 60 kg on earth weigh 61 kg on a rocket is measured by observer on the earth, what will be the speed of a rocket। तो हमें स्पीड ऑफ रॉकेट मालूम करनी है कि एक आदमी है जिसका वेट जो है 13 की डेटा लिखी है, तो हमारे पास रेस्ट मास मिला हुआ है 60 kg और रिलेटिव मास कितना मिला हुआ है 61। मालूम क्या करना है, वेलोसिटी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, m0/m इज इक्वल टू लॉरेंट फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद 60 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद इसका स्क्वायर निकाल के एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 121 डिवाइडेड बाय 3721 सी स्क्वायर। यहाँ तो स्क्वायर हटेगा तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5.5 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 13 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 14 सोल्व करते हैं। इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ एयर हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग एंगल इज 45 डिग्री इफ इनकमिंग रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें एंगल कितना होगा, तो एंगल कुछ इस तरह करेक्ट टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेकंड सरफेस एंड मर्ज परपेंडिकुलर टू द थर्ड सरफेस। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 15 है फोटोन ऑफ एनर्जी 4.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इज इंसिडेंस ऑन द lead nucleus causing the certain of electron positron pair, they travel perpendicular to the initial डायरेक्शन ऑफ अ फोटॉन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करनी है। इंसिडेंस एनर्जी मिली हुई है 4.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, जबकि जो है रेस्ट मास एनर्जी मिली हुई है 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, हमें मालूम क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो एनर्जी क्या करेंगे, टोटल एनर्जी मालूम करने के लिए क्या होती है, यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पता है हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा एंटी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों की एनर्जी को सम अप करेंगे। तो दोनों की एनर्जी का सम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेस्ट मास एनर्जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल 1 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, इंसिडेंस में से रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना है कि टोटल इनिशियल इंसिडेंस एनर्जी कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 4, और रेस्ट मास एनर्जी कितनी भी है अभी हमने मालूम की वो है 3, वो है 1। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो फॉर इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रॉन के लिए मालूम करना ये है कंप्लीट रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए मालूम करेंगे, तो हमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसी एनर्जी को कैलकुलेट करके टोटल एनर्जी मालूम करेंगे। तो हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है 0.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, जबकि काइनेटिक एनर्जी अभी हमने मालूम की 1.5। तो ऐड कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन जो है ये बी इज़ करेक्ट। 15 का यहाँ पे है बी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है 16 है क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट इज प्लेन ऑफ स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन इज 1/3 डिटरमाइन द एंगल इंसिडेंस व्हेन द ब्लॉक एजेस स्लाइड डाउन इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे हमें एंगल मालूम करना है।
क्वेश्चन नंबर 16 के लिखें तो इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन का मिला हुआ है, हमें मालूम करना है एंगल। तो फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। तो थीटा हमें मालूम करनी है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 हो जाता है, इक्विवेलेंट होता है 30। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई है हमारे पास 30, जो कि ऑप्शन है हमारे पास सी करेक्ट है। 16 का सी इज़ करेक्ट, 16 का सी इज़ करेक्ट। उसका 17 है अ डाइपोल गाउसियन थ्योरम वैल्यू विल बी। तो गाउसियन थ्योरी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 18 है कार्नाट इंजन हुज द सिंक इज 300 एज एफिशिएंसी इज 40%, बाय हाउ मच शुड टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंक्रीज इस एफिशिएंसी 50% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो ओरिजिनल एफिशिएंसी के मुकाबले में 50% इंक्रीज़ हो जाती है, तो फिर इसका जो है हॉट रिजर्वर का जाओ या TH या T2 कितना होगा टेम्परेचर फाइनल मालूम करना है। नंबर 18 के डेटा लिखे तो हमारे पास टी कोल्ड टेम्परेचर एट कोर रिजर्वर यानी सिंक का मिला हुआ है 300 केल्विन, जबकि एफिशिएंसी 1 मिली हुई है 40%, और फिर एफिशिएंसी 2 यानी इंक्रीज़ होकर 50% हो जाती है। इनका परसेंटेज निकालेगा तो 0.4 और 0.2 हो जाता है। मालूम हमें क्या करना है, दोनों एफिशिएंसी पे हॉट रिजर्वर यानी टेम्परेचर 2 हमें मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी 1 प्लस एफिशिएंसी 2, तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 0.6। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर जो हॉट रिजर्व के लिए टेम्परेचर मालूम करने पड़ेगा, वो मालूम करना पड़ेगा पहला इनिशियल एफिशिएंसी पे, दूसरा टोटल एफिशिएंसी पे। तो इनिशियल एफिशिएंसी पर टेम्परेचर के एफिशिएंसी कितनी है 0.4, और TH हमें मालूम करना है। तो हमारे पास जो हो जाएगा TH1 कितना हो जाएगा हॉट रिजर्वर के लिए 500 केल्विन। अब हम क्या मालूम करेंगे, टोटल एफिशिएंसी पे हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - 300 डिवाइडेड बाई TH2। तो TH2 हमें मालूम करना तो हो जाएगा हमारे पास जो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी कितना हो जाएगा 750 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो टेम्परेचर आ गए हमारे पास, जो इनिशियल एफिशिएंसी पे इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और फाइनल एफिशिएंसी पे इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो चेंज कितना होगा, तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, तो जो चेंज होगा वो कितना होगा, इंक्रीज़ कितना होगा, वो होगा 250 केल्विन। तो 250 केल्विन जो है 18 का क्या होगा, बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 19 है द मास ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट इज ट्वाइस those of Earth. The period of oscillation of a pendulum on a planet will be if second pendulum of Earth. तो सेकंड पेंडुलम के दौरान हमें क्या मालूम करना है कि कितना टाइम पीरियड लगेगा उस पर। 19 के डेटा लिखे तो हमारे पास कह रहा है कि डायमीटर ट्वाइस हो रहा है, ठीक है। डायमीटर ट्वाइस हो रहा है तो रेडियस भी ट्वाइस होगा, ठीक है। टाइम पीरियड हमें कितना मालूम करना है, सेकंड पेंडुलम। तो टाइम मुझे कितना है सेकंड। तो हमें पता है कि जी जो है रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे GR², तो रेडियस अगर हाफ है तो यहाँ पे रेडियस अगर डबल है तो जी भी हाफ हो जाएगी। तो फाइनल जो चेंज इन रेडियस कितना हो जाएगा, अगर रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला आता है 2π√L/g। तो जी यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, G/2 हो रहा है। 2 यहाँ पे डिवाइड करा ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ इसको सेपरेट करके लिखे तो 2 सेम का सेम 2πL/g, जो कि इक्विवेलेंट है इनिशियल हमारे पास टाइम के, तो वो हमारे पास टाइम रखा 2, और टाइम हमारे पास सेकंड पेट्रोलियम के लिए कितना है 2। तो इसको यहाँ पे आंसर हमारे पास जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर है, लेकिन हमारे पास यही आंसर है, बी इज़ करेक्ट। 19 का बी इज़ करेक्ट का ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ 20 है hypermetropic person having a near point at the distance is 0.75 meter put on the scales of a power plus 2.5 d, the near point will be। तो उसके बाद नियर पॉइंट कितनी होगी, अगर डेटा लिखे तो पावर और लेंस कितना मिला हुआ है 2.5 d, और फोकल लेंथ हमारे पास क्या होती है 1/p। तो 1/p की वैल्यू को इसको डिवाइड करें तो हमारे पास फोकल लेंथ हो जाएगी 0.m मीटर, ठीक है, 0.4 मीटर। तो नियर पॉइंट डिस्टेंस कितना है 0.75, और मालूम क्या करना है हमें, न्यू नियर पॉइंट मालूम करनी है। तो लेंसेज फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। तो हमें 1/v मालूम करना है, तो इसके अंदर पुट करेंगे फार्मूला, ये इधर माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे 1/4 को राउंड ऑफ करेंगे, यानी ये फ्रिक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 1/0.7 को सिंप्लीफाई फ्रैक्शन फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.33 हो जाएगा। तो 1.33 यहाँ पे प्लस का उधर चला जाएगा, माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1/v कितना हो जाएगा 3.83 हो जाएगा। तो 1/3 को क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, तो सिंप्लीफाई फाइनल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
0.26 मीटर, ठीक है, 0.26 मीटर, जो कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नंबर इन वैक्यूम फ्री स्पेस व द ऑब्जर्वर आर मेड, तो वैक्यूम के अंदर जो होता है चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी दोनों जीरो होता है, यानी ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 22 है, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द मास 32 एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर 0.048, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट द रिलेटिव मोलर मास इन इलेक्ट्रोवोल्ट एट सेम टेम्परेचर। कह रहा है कि अगर सेम टेम्परेचर पे 0.048, तो बताओ कि नाइट्रोजन की कितनी होगी। तो नाइट्रोजन की अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। नंबर जो है 23 है, क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मीन एनर्जी ऑफ अ वन डायमेंशनल ऑसिलेटर। तो वन डायमेंशनल ऑसिलेटर के थ्रू हम क्लासिकल मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम क्या करेंगे, बहुत काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूट इक्वली कर रहे हैं वन डायमेंशन में क्लासिकल मेथड, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो टेम्परेचर अपॉन 2 और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन 2 1/2 सेम का सेम रहेगा। और एनर्जी अगर सेम है इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको अगर से मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा कि बी 23 का जो है बी ऑप्शन 20 इस तरह से हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो हमारे पास 23 का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो 23 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 24 है, गायशन डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट। तो गायशन डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 25 है, पैरामैग्नेटिक मटीरियल एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 10⁴ एम्पियर इंटू मीटर इफ सस्पेंसिबिलिटी ऑफ अ मटीरियल एट रूम टेम्परेचर इज 3.7 10⁻³ व्हाट विल बी द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटीरियल। तो मैग्नेटाइजेशन हमें यहाँ पे मालूम करनी है। हमारे पास जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। उसके बाद MCQ 26 है, द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज LCR सर्किट इज एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे जो सीरीज सर्किट का जो वैल्यू होती है वो होती है 1 होती है, इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 27 है, सैटेलाइट ऑर्बिट एट सर्टेन अर्थ सरफेस। तो सर्टेन अर्थ सरफेस पे इसकी वेलोसिटी होती है ज़्यादा होती है, इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ नंबर 28 है, केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट। तो केपलर्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है, कह रहा है कि टाइम पीरियड एंड सेमी मेजर एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। 29 है, टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद नॉन जीरो वेलोसिटीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। तो वैलिड होती है रिलेटिव वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 30 है, which of the following concept introduced by Einstein laid the foundation of modern quantum mechanics। तो यह है बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। MCQ 31 है, इंटरस्टेलरी साइन ऑन द 9 सितंबर 19, इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 32 है, पना डिजर्ट इज कोल्ड डिजर्ट लोकेटेड इन, तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 33 है, एनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। तो ये बेसिकली होता है स्पीड ऑफ अ विंड, तो इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ 34 है, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है फिलिपाइन के अंदर, इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। उसके बाद है इन नमल इज अ चैप्टर ऑफ अ होली कुरान मीन्स। तो निमल की माना होती है एंट, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। उसके बाद MCQ 36 है, वेन द बैटल गजवा ऑफ अ बदर फॉट। तो गजवा बदर कब लड़ी गई थी, वो गई थी 2 हिजरी को, इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 37 है, लाइफ स्पेन ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स, उसके होते हैं 120 डेज, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 38 है, 2024 समर ओलंपिक्स वर है होस्टेड बाय। तो होस्टेड किसने की थी, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट, फ्रांस ने की थी। उसके बाद MCQ नंबर 39 है, वाट इज़ द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ऑफ एलन मस्क लॉन्च इन जुलाई 2023। तो कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च की थी एलन मस्क ने, उसका ऑप्शन है XAI, इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट।
How many amendment has been officially approved and incorporated into the 93 constitutional date? तो इसके अंदर 26 अमेंडमेंट की गई है, इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट. The Prime Minister has disclassified government document. What does this imply? तो इसको क्या कहा जाता है, उसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट, रिलीज कहा जाता है. उसके बाद आंसर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ, जो है यहाँ पे की के अंदर स्पेस के अंदर वर्सन है, जबकि वर्सन नहीं है. इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है. ठीक है, ये मिस्टेक है शायद. उसके बाद आंसर 43 है, केच टाटर मीन्स टू केच डेंजरस पर्सन, टू डील विथ समवन और समथिंग प्रूफ अनएक्सपेक्टेडली. का ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट. आंसर नंबर 44 है, 44 है, सडनली फाइंडिंग मीन्स देयर आर न्यूज़ काज पैनिक अमंग द साइंटिस्ट एंड डेंजरस. तो उसका 44 का जो है सी इज करेक्ट. आंसर नंबर 45 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ अ वर्ड कंटीजेंट. ठीक है, कंटीजेंट का सिनोनिम जो है कौन सा है, इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 46 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ गिवन फेज टू क्राई वुल्फ. तो इसका होता है टू फाल्स अलार्म. इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट. 47 है, सिनोनिम ऑफ अ बेफल. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अ बेफल? तो बेफल का जो सिनोनिम होता है कंफ्यूज. इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 48 है, टू ज्यूरी मेंबर इज डिसक्लासिफाइड और बिफोर द साइनिंग वॉलेट. तो इसका जो होता है सी इज़ करेक्ट. उसके बाद एमसीक्यू नंबर 49 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ अ लैब. तो एंटोनिम इसका क्या है, इसका ऑप्शन है जो एंजल. इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 15 है, टू प्ले सेकंड फेडरल मीन्स. तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट, टू सपोर्ट. उसकी यहाँ पे टोटल ऑफिशियली की है, तो की के अंदर जो है आई थिंक 42 जो है इनकरेक्ट है.